दोस्तों नमस्कार। तो 350 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग 351 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित तीन तत्वों में किसका सबसे बाहरी शेल भरा हुआ है, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो भरा हुआ है। तो जो ग्रुप नंबर 18 के तत्व होते हैं उनका जो बाहरी शेल होता है, जैसे कि इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तत्व हैं। इनका जो बाहरी शेल है ये भरा हुआ है। बाहरी शेल भरा हुआ का मतलब ये हुआ कि इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ हीलियम है, इसके बाहरी शेल में एक ही शेल है, तो बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी इनमें से कोई भी उठा लो, इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में तो हम बोलेंगे कि उनका बाहरी शेल भरा हुआ है और वो इनर्ट एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है। ग्रुप नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं सारे के सारे अक्रिय तत्व हैं। केवल हीलियम के केस में आप ध्यान रखेंगे कि इनके बाहरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इनर्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। देखो पावर इज इक्वल टू ये 1/f होता है। जब हम फोकस दूरी मीटर में डालेंगे तब हमारा जो पावर है वो डायोप्टर में निकलेगा, यानी लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/p। p का वैल्यू हमें दे रखा है -2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -0.4 ये मीटर आएगा। लेकिन यहाँ देखो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? f अगर निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि ये है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। अगर f पॉजिटिव होता तो इसका मतलब होता कि ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है ना, ये लेंस और मिरर दोनों के लिए सही है। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के केस में और अवतल दर्पण के केस में, और फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के केस में। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा अवतल वाला निगेटिव के साथ। ये हमारा राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन क्या है? जनरली क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर और गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि कपूर। कपूर आपने लोगों ने देखा होगा, जलाया होगा कभी। तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो सीधा कपूर ठोस होता है, जैसे हम लोग गर्म करते हैं वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कपूर हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, ये दो कम से कम आप ध्यान में रखो कि ये ऊर्ध्वपातित होते हैं, यानी इसको गर्म करो तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा राइट आंसर। यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है। समानांतर बोले तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। बी हमारा राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है और ये मापता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। उसके बाद एमीटर हो गया। एमीटर को जोड़ा जाएगा सीरीज में और ये मापेगा क्या? ये करंट मापेगा। फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी के लिए, तो इसको भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर, इससे भी करंट मापा जा सकता है, इससे भी करंट मापा जाता है, मापा क्या जा सकता है? करंट मापा जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में होते हैं, क्योंकि अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो गैल्वेनोमीटर ये डैमेज हो जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे करंट को यहाँ से मापा जाता है। साथ में ये करंट का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, ये भी बता देगा कि करंट का डायरेक्शन किधर है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों की अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि भविष्य में यहाँ पर जो तत्व खोजे जाएंगे, यहाँ पर जो तत्व को डाला जाएगा उसका नाम ये होगा। तो उन्होंने नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका बोरोन के स्थान पर आज के डेट में स्कैंडियम है, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम है, एका सिलिकॉन के आधार पर जर्मेनियम है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मेंडलीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसके ये बाबूजी कहे जाते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया हुआ है। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम, और डोबेराइनर ने अपना ट्रायड दिया था। 3 ही ट्रायड इन्होंने दिया था। वो 3 कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये 3 ट्राइड्स डोबेराइनर ने दिया था। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। यहां n हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन्स। ये तो एल्केन का है। इसी में से 2 गायब कर दो तो एल्कीन का हो जाएगा, उसमें से और 2 गायब कर दो तो एल्काइन का हो जाएगा। हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा, CnH2n-2। ये एल्काइन का है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है। जी का मान यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है।
स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ये 2 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी कि mgh हमारा 2 जूल है। m का मान 1 दे रखा है, g का मान आपको 10 लेना है, h का मान चाहिए। तो यहां से h हमारा आ जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मीटर। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जस्ता। कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम बोले तो प्रकंद, प्रकंद, तो प्रकंद हो गया यहां पर अदरक, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये प्रकंद का उदाहरण है। प्याज हो गया आपका शलकंद, ठीक है, शलकंद जिसे हम बोलते हैं यानी कि बल्ब। आलू हो गया आपका कंद यानी कि ट्यूबर, कंद यानी कि ट्यूबर, बल्ब यानी कि शलकंद, और अदरक हल्दी ये है राइजोम यानी कि प्रकंद। सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, परमाणु संख्या 58 है, कौन से ब्लॉक के अंदर ये तत्व आता है? देखो 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये जो सीरियम है ये है एफ ब्लॉक का तत्व। एफ ब्लॉक में आपका एक तो लेंथेनाइट सीरीज होता है और एक एक्टिनाइट सीरीज होता है। ये लेंथेनाइट सीरीज का पहला तत्व है, लेंथेनाइट सीरीज का सीरियम ये पहला तत्व है, एटॉमिक नंबर 58 है। 2 तत्व है जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, एक है आपका लेंथेनम और दूसरा है एक्टिनियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और एक्टिनियम का 89 है। पूछा जाता है बार बार इन दोनों के बारे में कि कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये डी ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर आएगा, एफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। लेंथेनम 57 और एक्टिनियम 89, लेकिन जो 58 है ये एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इस प्रकार से कोई मात्रक नहीं है, कोई इकाई नहीं है। इनमें से कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व को हम लोग मापते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब में, यानी यूनिट तो होता ही है घनत्व का। दाब को हम लोग मापते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसी को बोलते हैं पास्कल। संवेग को हम लोग मापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में। संवेग होता है P = mv, तो m के लिए kg और v के लिए मीटर पर सेकेंड। ये हो गया संवेग का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये सब यूनिट है इन तीनों का। लेकिन जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई इकाई नहीं, कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये 2 डेंसिटी का, 2 घनत्व का रेशियो है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का हमें रेशियो चाहिए, सापेक्षिक घनत्व चाहिए उसका, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिखेंगे और नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सापेक्षिक लिखा है ना, जिसके सापेक्ष निकालना है उसका डेंसिटी डाल दो। जैसे कि वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वाटर का डेंसिटी नीचे डाल दो। तो यहां भी आएगा ऊपर में kg पर मीटर क्यूब और नीचे भी आएगा kg पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो 0.6 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, ठीक है, 0.8 मिलेगा, इस प्रकार से कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यूनिट नहीं होगा साथ में। तो सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया आपसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। कोई एसआई मात्रक या कोई भी मात्रक इसका नहीं होता, ये यूनिट लेस होते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका के ध्रुमांश के बीच के संधि को क्या कहते हैं? यहां पर 2 न्यूरॉन्स हैं, 2 तंत्रिका है, तो 2 तंत्रिका के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्स बोलते हैं। ये जो पूरा जंक्शन है इसे हम साइनेप्स बोलते हैं। और 2 जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से, उनके बीच में कुछ गैप होता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। इस गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो गैप है इसे हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो पूरा जंक्शन है इसे हम लोग साइनेप्स बोलेंगे। नोड ऑफ रेनवियर, देखो यहां पर, देख रहे हो यहां पर, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है और इसके बीच का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु का तार यानी कि एक मेटल का वायर है, एक मेटल का वायर है, मान लो ये मेटल का वायर है, इसका लेंथ L है, इसकी जो मोटाई है वो A है और इसकी जो प्रतिरोधकता है वो रो है। तो R = ये रो L/A होता है, यानी R डायरेक्टली है L के, R डायरेक्टली है L के, R इनवर्सली है 1/A के, है ना। तो यहां देखो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं यह लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब यही हुआ तार की मोटाई, इसके ये उल्टा है, यानी लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे ये वो तरंगे होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे ठोस हो, गैस हो, लिक्विड हो, कोई ना कोई चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ ध्वनि हो जाएगा। आप जानते हो ध्वनि जो है निर्वात में, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है। इसके अलावा जो भी है यहाँ पर रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण या फिर जो प्रकाश है वो सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में भी ये चलते हैं।
समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई तार है, ये कोई तार है, इसमें मान लो करंट I फ्लो हो रहा है, t समय के लिए फ्लो हो रहा है और इसका जो प्रतिरोध है वो R है। अब आप जानते हैं जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो तार गर्म भी हो जाता है। वो तार गर्म हो जाता है और उससे कुछ ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा कितनी निकलती है, यानी जो ऊष्मा है वो कितनी निकली, इसको लिखा जाता है ऐसे I² RT। ये फॉर्मूला होता है H = I² RT, यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसे हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो H = I² RT, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो करंट ज्यादा दोगे तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, ज्यादा समय के लिए दोगे तो भी ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, और तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ऊष्मा उतना ही ज्यादा निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? सहसंयोजक बंध तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मतलब ना तेरा है ना मेरा है, हम दोनों का है। और एक होता है ध्रुवीय और एक होता है गैर ध्रुवीय। गैर यानी कि नॉन पोलर, और ध्रुवीय सिर्फ बोल देता तो पोलर, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया HCl लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो यहां जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। अब क्लोरीन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, तो En अगर ज्यादा है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसकी En अधिक है, जिसके कारण ये होगा इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो छोड़ कर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे छोड़कर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्योंकि यहाँ पूरी तरह से छोड़कर नहीं गया है इसलिए पूरा प्लस चार्ज हम नहीं लिखेंगे, पार्शियल लिखेंगे, आंशिक रूप से धनात्मक और यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणात्मक। तो ये हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी आ गया इन दोनों के बीच में। जब प्लस माइनस यहाँ दिख जाए मतलब इन दोनों में पोलैरिटी आ गया, तो ये पोलर कोवैलेंट हो गया। लेकिन वही मान लो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब के बीच में क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं खिसकने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों तत्व यहाँ पर एक ही है। तो जो En इसका है वही En इसका है, तो कोई किसी को अपनी तरफ नहीं खींचने वाला यहाँ पर, ना ही यहाँ पर। तो यहाँ देखो हमारा आंसर क्लोरीन अणु हो जाएगा, यानी कि Cl2। ये पानी है H2O, ये अमोनिया है NH3, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब दोनों तत्व बराबर होंगे तभी ये नॉन पोलर कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग तत्व हो तो भी नॉन पोलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि En क्या है और उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है। जैसे कि जो मीथेन है, इनमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है वो भी नॉन पोलर कोवैलेंट ही होता है, जबकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग तत्व है। निम्नलिखित में से बल की इकाई है, तो बल की इकाई है न्यूटन। पास्कल है दाब की इकाई यानी कि प्रेशर। जूल हो गया आपका कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई। वाट हो गया आपका शक्ति की इकाई यानी कि पावर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों ही सॉफ्ट होते हैं। इन तीनों को चाकू से आराम से काटा जा सकता है। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी से n गुना है, तो n का मान कितना है? इस तरह के जो सवाल आए कभी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रख लो। यहां लिखा हुआ है एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। उसके बाद है वस्तु का घनत्व पानी से n गुना है। यहां देखो इस फॉर्मूले में द्रव का घनत्व, द्रव हमारा यहां पर पानी है, मान लेते हैं कि द्रव का घनत्व यहां पर d है। द्रव का घनत्व अगर d है तो वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से n गुना है, यानी कि जो हमारा वस्तु है उसका घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, बराबर वस्तु का टोटल आयतन अगर हम v मान ले तो वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन क्या है? इसके टोटल आयतन का 1/3 हिस्सा है, यानी कि v/3 है। तो ये v और नीचे में 3 आ गया। हमें n का वैल्यू चाहिए। v से v यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n = 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर d हमारा राइट आंसर होगा। डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो पादप जगत को 5 समूह बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो थैलोफाइटा के पादप होते हैं उसी को शैवाल कहा जाता है। ठीक है, उसी को शैवाल कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। जो 5 समूह है उसमें से केवल एंजियोस्पर्म है जो कि फूल देते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो पुष्पी पादप होते हैं। ये चारों के चारों जो है ये फूल नहीं देते हैं, पुष्प नहीं देते हैं। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा डैश होगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है 12 mv²। ये द्रव्यमान है, ये स्पीड है।
यहां देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है वी स्क्वायर के। यानी अगर आप गति को दोगुना कर दो तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हमारा राइट आंसर। हाफ m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो p इज इक्वल टू m इंटू में v होता है। m की जगह पर यहाँ पर 1/2m लेना है और v की जगह पर यहाँ पर 2v लेना है। 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा mv। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मान लीजिए आपके पास है n प्रतिरोध यानी प्रतिरोध की जो संख्या है वो n है, और ये जो n प्रतिरोध है सबका प्रतिरोध जो है Re है। यानी आपके पास n रजिस्टर है संख्या में, 1 2 3 4 इस तरह से n रजिस्टर्स हैं और सबका जो रेजिस्टेंस है वो R ही है। अब हम चाहते हैं इन सारे रजिस्टर को जोड़ करके एक बार हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त हो यानी कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, और एक बार हम चाहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त हो। क्या करेंगे? यहाँ देखो अधिकतम प्रतिरोध चाहिए। जब आपके पास n रजिस्टर्स हैं, सबका प्रतिरोध एक समान है, R है, हमें मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो NR आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम निकले, R इक्विवेलेंट मिनिमम निकले, कम से कम निकले, तो इसके लिए हम करेंगे R बटे में N। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखो n की जगह पर आपके पास 5 है क्योंकि 5 प्रतिरोध बोल रखा है, और R की जगह पर यहाँ पर 1/5 है। हमें क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए, R जो है ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू में R, तो 5 और गुने में 1/5 यानी कि 1 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही मिनिमम बोलता, न्यूनतम बोलता, तो हम R बटे में n करते। यहाँ पर एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ हम लोग बोलते हैं तत्व को और यौगिक को, एलिमेंट को और कंपाउंड को। जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। यहाँ देख लो, हमसे शुद्ध पदार्थ बोला है, तो देख लो कौन मिश्रण नहीं है। चीनी का घोल क्या है? मिश्रण है। दूध में कई तरह के चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, तो कई सारे चीज इनमें मिक्स होते हैं। एयर में तो आप जानते ही हो अलग अलग गैसेस है, मिक्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं जो मिक्स है इसके अंदर, तो ये सारे अशुद्ध पदार्थ हैं। मीथेन हमारा यौगिक हो गया, ये शुद्ध पदार्थ हुआ। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बोले तो जाइगोट, युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के कारण, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान में रखना कि फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं उर्वरीकरण। आपके एग्जाम में निषेचन की जगह पर उर्वरीकरण दिख जाए तो आप इसको टिक मारना। तो फर्टिलाइजेशन का ही मतलब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन का ही मतलब उर्वरीकरण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसके लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में यही वैल्यू दे रखा है, 3380 डिग्री सेल्सियस ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी टंगस्टन का है, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है W होता है। तो D हमारा राइट आंसर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है, टंगस्टन धातु है, लेकिन ये जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। गर्म खून वाले हैं पक्षी और जो मैमल स्तनधारी होते हैं, और जो पक्षी होते हैं उनका खून गर्म होता है, ठीक है। बाकी रेप्टाइल, एम्फीबियन और जो फिशेज होती है इन सब का जो खून होता है वो कोल्ड होता है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? वेग बोला है और समय बोला है, यानी v और t के बीच में कौन सा हो जाएगा? ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, t हो गया समय। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस बोले तो बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल जूस ये बनाता है लीवर और स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है। यकृत बनाएगा पित्त और जाकर के संचित होगा पित्ताशय में। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस में जो कण होते हैं वो इतने पास होते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है।
तो ठोसों के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तो आकर्षण बल इसमें अधिक होगा। द्रव के जो कण होते हैं ठोस की तुलना में दूर होते हैं, तो इनमें आकर्षण बल कम होता है। गैस के कण काफी दूर होते हैं, तो इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तांबे की छड़, ये ठोस है। ये जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, परावर्तन की घटना घटित होती है। देखो, चमकीली सतह का मतलब हो गया स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस जैसे कि जो आपका दर्पण होता है, वो उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। यहां देखो, यह स्मूथ सरफेस और यह रफ यानी कि खुरदरी। यह स्मूथ सरफेस और यह रफ यानी कि खुरदरी। इस दोनों में आप अंतर देख रहे हो। स्मूथ सरफेस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है समानांतर, तो परावर्तन के बाद भी ये एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं। जबकि रफ सरफेस पर जब ये प्रकाश की किरण आपतित होती है समानांतर, तो परावर्तन के बाद आप देख रहे हो एक लंदन जा रहा है, एक जो है अमेरिका जा रहा है और एक चीन जा रहा है। अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं सारे। तो इसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर अनियमित परावर्तन। लेकिन हमें दे रखा है चमकीली सतह पर यानी कि स्मूथ सरफेस पे, यहां होगा रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन। डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के दो समस्थानिक मैं लेता हूं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। देखो, ये 35 परमाणु द्रव्यमान है, 37 परमाणु द्रव्यमान है। दोनों के अंदर परमाणु संख्या जो है ये 17 ही है। दोनों, इसका भी परमाणु संख्या 17, इसका भी परमाणु संख्या 17। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो एटॉमिक मास है ये डिफरेंट है, जो एटॉमिक नंबर है ये इक्वल है। तो इसे हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। तो अगर परमाणु संख्या बराबर है तो रासायनिक विशेषताएं भी बराबर होती है, समान होती है। अगर परमाणु संख्या समान है तो रासायनिक विशेषताएं भी समान होती है। तो इस सवाल को आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो ये जो दे रखा है ना रासायनिक विशेषताएं, इसके जगह परमाणु संख्या भी दे सकता है। एक होता है संभारिक, नाम से ही क्लियर है, समान भार। जो एटॉमिक मास होगा ये क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा ये होगा डिफरेंट, हम बोलेंगे उसे संभारिक। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म का मतलब होता है ओर से मेटल को निकालना, अयस्क से धातु को निकालना, इसे हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है आपका सिनेबार, ये है सिनेबार। देखो, मरकरी के साथ ये सल्फर कंबाइन है, ये सिनेबार है, ये है अयस्क। ये क्या है? ये है अयस्क। यहां से कौन सा धातु प्राप्त होगा? मरकरी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। ऐसे ही एक और ले लो, जिंक ब्लेंड। ये है जिंक ब्लेंड, जिंक का ओर है, ये जिंक का अयस्क है, यहां से जिंक प्राप्त होगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे धातु कर्म। तो अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया है ये धातु कर्म। डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। यहां देखो डीएनए दे रखा है, हमारा राइट आंसर डीएनए हो जाएगा। आपको विकल्प में कभी डीएनए मिल सकता है, कभी इसके जगह पर जीन मिल सकता है, कभी इसके जगह पर गुणसूत्र मिल सकता है, क्रोमोजोम्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स मिल सकते हैं, जीन मिल सकता है या फिर डीएनए मिल सकता है। इनमें से कोई एक आपको दिख जाएगा विकल्प में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। डैश समूह 18 के तत्व है। यहां देखो लिखा हुआ अल्कली धातुएं यानी कि अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल होते हैं ग्रुप नंबर 1 के धातु। कौन कौन से हैं ये? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। सॉरी, ये आरबी है, रुबिडियम आरबी। उसके बाद यहां देखो उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें जो ग्रुप नंबर 18 के तत्व है, ये इनर्ट होते हैं। ग्रुप नंबर 18 के जो भी तत्व होते हैं इनर्ट होते हैं और सारे के सारे गैस होते हैं, इसलिए हम उसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो इनर्ट गैस बोल दो, हिंदी में बोल दो उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस। यहां कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यहां देखो हैलोजन लिखा हुआ है, तो हैलोजन हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 के तत्व को। ग्रुप नंबर 17 के तत्व को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे हो गए ग्रुप नंबर 17 के तत्व। ये सारे हैलोजेंस हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये ग्रुप नंबर 2 के तत्व होते हैं। यहां आपको कौन कौन से मिलेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और उसके बाद रेडियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल ये सारे ग्रुप नंबर 2 के तत्व कहे जाते हैं। त्वरण की एसआई मात्रक है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। सी हमारा राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको बताने के लिए। डैश जंग का रासायनिक सूत्र है। जब आप लोहे को वायु में छोड़ देते हो, जहां वायु में नमी भी हो, मॉइस्चर भी हो, तो उस लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। वही जो लेयर होता है उसे हम जंग बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, यानी कि रस्ट बोलते हैं।
और इसी का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स का मतलब हो गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो ये बताएगा कि इसमें जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं। फेरिक ऑक्साइड के अंदर जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। केवल मैग्नीशियम ही क्यों? ग्रुप नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं, ग्रुप नंबर 2 में, समूह 2 में जितने भी तत्व है, यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दो या फिर अल्कलीन अर्थ मेटल बोल दो, दोनों चलेगा। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको आप याद कैसे करेंगे? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यह है BA। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इनमें से कोई सा भी तत्व आपके एग्जाम में पूछ दे और बोले कि इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता बोले तो वैलेंसी, आंसर आपका 2 होगा। वैलेंसी के जगह पर आपसे कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दे तो भी आंसर 2 ही होगा। तो वैलेंसी के साथ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है, लेकिन यहां पर फिर भी आप सी आंसर को टिक मार सकते हो। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो वैलेंसी होता है वो हमें ये बताता है कि वो अन्य एटम कितने एटम के साथ वो जुड़ सकता है। तो यहां पर माइनस प्लस का कोई खेल नहीं होता है, फिर भी आंसर यहां पर आप सी टिक मार सकते हो। बोर्ड ने भी आंसर सी दिया हुआ है, प्लस है तो आप इसको 2 मानकर चलो। अब एक कूली है जो कि सामान उठाता है 20 किलोग्राम का और उसे जमीन से 2 मीटर के ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब किसी सामान को ऊपर उठा करके लेकर के जाता है, जैसे मान लो कोई बक्सा है जो कि जमीन पर रखा हुआ है, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, आप बोलेंगे कि 0 है, क्योंकि H 0 है। H 0 है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है ना, तो H 0 है, स्थितिज ऊर्जा 0 है यहां पर। अब कोई पहलवान आया आप में से और इसको उठा करके लेकर गया ऊपर H हाइट पर। अब इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी है, आप बोलेंगे mgh है, क्योंकि अब तो H आ चुका है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये स्थितिज ऊर्जा कहां से आई इसके पास, तो आपका आंसर होगा कि जिस बंदे ने इस पर कार्य किया, जिस बंदे ने इसको उठा करके यहां पर लेकर गया, उसने इस पर कार्य किया, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य था वही स्थितिज ऊर्जा में बदल चुका है, यानी कि mgh के बराबर ही इसका कार्य होगा। तो इस तरह के काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि बक्से को उठा करके ऊपर ले गया, बताओ कितना कार्य किया, सीधा आप उस बक्से का स्थितिज ऊर्जा निकाल लेना। m का मान 20 दे रखा है, g का मान 10 लेना है और h का मान 2 दे रखा है, यानी कि 400 जूल। सी हमारा राइट आंसर। डैश एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, कॉमन नेम है एथेनोइक अम्ल का क्या? एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल है, इसी को बोला जाता है एसिटिक एसिड, इसी को कहा जाता है एसिटिक एसिड। यहां देखो आप, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये जो एसिटिक एसिड है या फिर एथेनोइक एसिड है, ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 1 कार्बन वाला भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये देखो, एक ही कार्बन है, 1 कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी को आप बोल सकते हो मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नाम है, मेथेनोइक एसिड। तो हमारा आंसर यहां पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हमारा मान लो नेत्र है, ये नेत्र है, ये एक बीच में गोला और एक और छोटा सा गोला, ठीक है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसे बोलते हैं स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल। ये है श्वेत पटल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है आइरिस, जिसे बोलते हैं परितारिका। आइरिस यानी कि परितारिका। और ये बीच में जो आप छेद देख रहे हो ये क्या है? छेद है, ये होल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करता है, हमारे आंखों के अंदर जाता है, रेटिना पर इमेज बनाता है। तो लाइट यहां से पास नहीं कर सकता है स्क्लेरा से, ना ही आइरिस से। ये जो छेद है ना, इसी छेद से पास होगा। ये जो छेद देख रहे हो जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, इसी प्यूपिल से, पुतली से लाइट अंदर जाएगा हमारे आंखों में। अगर आंखों में लाइट को ज्यादा जाना है तो प्यूपिल का साइज ये बड़ा हो जाएगा, अगर कम जाना है तो ये छोटा हो जाएगा। तो जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहां प्रकाश अधिक है, वहां प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, ताकि लाइट क्या है, कम से कम अंदर जाए, नहीं तो जो हमारा नर्व है अंदर का वो डैमेज हो सकता है। अगर किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहां लाइट कम है, प्यूपिल का साइज जो है ये बड़ा हो जाएगा, पुतली का जो आकार है ये बड़ा हो जाएगा। तो पुतली का ये जो आकार है, बड़ा होना छोटा होना, ये आइरिस कंट्रोल करता है। तो पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा। तो यहां पर पुतली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर जानते हो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कौन सा बनता है? रियल इन्वर्टेड।
वास्तविक में उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये उल्टा प्रतिबिंब बाद में क्या होता है, सीधा हो जाता है हमारे ब्रेन के जरिए, ब्रेन इसे सीधा कर देता है। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो ना, इसके जस्ट ऊपर एक पारदर्शी परत होती है जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है काफी। कॉर्निया जब हम बोलते हैं ना कि नेत्रदान किया, तो एक्चुअल में कॉर्निया को दान किया जाता है। और फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि आंखों का जो रंगीन भाग होता है, कलरफुल पार्ट होता है, ये तो व्हाइट होता है, कलरफुल पार्ट किसी का ये ब्राउन होगा, किसी का ये ब्लू होगा, तो ये जो रंगीन भाग होता है आंखों के अंदर, ये आइरिस का होता है, परितारिका का होता है। निम्नलिखित में से कौन तत्व के मान को तत्व नहीं है, ये त्वरण है, ये है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछा है यहां पर? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? ऐसे एक सवाल नहीं, ऐसे कई सारे आपको सवाल मिलेंगे जहां जो वर्ड है ये इधर उधर आपको मिलेगा, एक सीक्वेंस में अरेंज्ड आपको नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक सवाल में नहीं, बहुत सारे सवाल में आपको मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग सवालों को अंग्रेजी में सेट करते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी में सवालों को सेट करते हैं, बाद में गूगल ट्रांसलेशन के जरिए ट्रांसलेट करते हैं, जो हिंदी में आता है वही एग्जाम में चिपका देता है। सवालों को अंग्रेजी में टाइप किया, कॉपी किया, अंग्रेजी में उसने लिख लिया सवाल को, फिर उसको कॉपी किया और गूगल ट्रांसलेशन में डाल करके उसको ट्रांसलेट किया, जो आएगा हिंदी में वही आपके सामने चिपका देगा, चाहे भले ही गूगल ट्रांसलेशन में कोई वर्ड गलत ही क्यों ना दे दिया हो, चाहे वो जो शब्द है ये इधर उधर ही क्यों ना हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखो, इसी का अगर आप अंग्रेजी में देखते हैं ना सवाल, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, ये सवाल पूछा गया है, उसी समय इसी सवाल को अगर आप अंग्रेजी में देखोगे तो बिल्कुल सही आपको नजर आएगा, कुछ भी उसमें गलत नहीं होगा, लेकिन हिंदी में आपको उल्टा पुल्टा नजर आएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब हमेशा किताबों में आप निषेचन ही देखोगे, लेकिन वहां पर क्या था पिछले वीडियो में? उर्वरीकरण। मुझे भी नहीं मालूम था कि उर्वरीकरण क्या होता है, फिर बाद में मैंने फर्टिलाइजेशन लिखा गूगल ट्रांसलेशन के अंदर, तो मुझे निषेचन तो दिखा ही, साथ में उर्वरीकरण भी दिखा, तब मुझे मालूम चला अच्छा उर्वरीकरण भी होता है। तो उर्वरीकरण नहीं देना चाहिए था, किसी किताब में भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे शब्द देते हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना ही किसी किताब में आपको मिलेगा साइंस के बुक में। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि पता होते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आंसर पता होते हुए भी वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आंसर देना है, ये कौन सा शब्द आ गया नया सा। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस सवाल में पूछा यह गया है जो गुरुत्व त्वरण होता है हमारा, जो गुरुत्व त्वरण होता है यानी जो स्मॉल जी है, इसका वैल्यू बताना है, यानी इसका जो मान होता है इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता है, इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सरफेस है, इस सरफेस पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सरफेस पर है। अब इस सरफेस से आप ऊपर जाओगे, जी का मान कम हो जाएगा, 9.8 से कम हो जाएगा। इस सरफेस से आप नीचे आओगे तो भी इसका वैल्यू 9.8 से कम हो जाएगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि सरफेस से जैसे हम नीचे आए जी का वैल्यू कम हुआ, ऐसे ही हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ जो शीर्ष लंब दे रखा है, अब आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो है शीर्ष लंब आपको नहीं दिखेगा, आपको हमेशा हाइट दिखेगा, ऊंचाई दिखेगा, लेकिन गूगल ट्रांसलेशन का कमाल है ये। तो शीर्ष लंब यानी कि हाइट से प्रभावित हो जाएगा, वैल्यू घट जाएगा। गहराई यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जाएंगे तो भी प्रभावित हो जाएगा, वैल्यू घट जाएगा। एक है यहां पर देखो पृथ्वी का आकार, जी का जो वैल्यू है ना ये होता है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर। यहां पर जब आप जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 डालते हो, मास है ये अर्थ का जो कि है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस है अर्थ का जो कि है 6400 किलोमीटर। जब आप इन सारे ही वैल्यू को इसमें पुट करोगे आपका आंसर यहां पर निकल कर आएगा 9.8। जब इन सारे ही मान को डालोगे ना इसमें तब 9.8 निकल करके आएगा। तो यहां आप देखो ये जो रेडियस है, इस रेडियस, ये रेडियस हमें क्या बताएगा? पृथ्वी का आकार बताएगा। तो रेडियस से वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी पृथ्वी के आकार से वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रभावित होगा। अब देखो यहां केवल द्रव्यमान दे रखा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वस्तु का द्रव्यमान देना चाहिए था यहाँ पे। यहां पर अब द्रव्यमान दे रखा है तो क्या समझे, वस्तु समझे या फिर ग्रह समझे, क्या समझे? तो ग्रह के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, प्रभावित हो जाएगा। यहां देखो मास लिखा हुआ है, अर्थ का मास। वस्तु के द्रव्यमान पर यह डिपेंड नहीं करेगा, हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। यहां पर जो द्रव्यमान दे रखा है ये वस्तु का है। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा तरंग है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये शीर्ष होता है, ऊपर वाला शीर्ष, ये भी शीर्ष, और नीचे वाला गर्त, ये होता है हमारा क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, और ये ट्रफ। दो लगातार क्रेस्टों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और यही लैम्डा जो है वेवलेंथ कहलाता है। यानी दो
शीर्षों के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, जो कि आपके इस सवाल में एल दे रखा है। हमारा आंसर यहां पर एल हो जाएगा। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग डैश होता है। लिटमस पेपर आपने सुना होगा, लिटमस विलियन भी होता है। अब देखो यहां निष्क्रिय लिखा हुआ है, तो निष्क्रिय की जगह पर यहां पर उदासीन होना चाहिए था, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन होता है उसका कलर बैंगनी होता है, ठीक है, बैंगनी होता है। एग्जाम में इसका आंसर जामुनी रखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये पर्पल होगा। जो न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन होता है उसका कलर पर्पल होता है, बैंगनी होता है। तो ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश जंतुओं का समूह बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। और सेकंड नंबर पर ये आएगा मोलस्का। मोलस्का के अंदर ही ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया यानी कि झींगा। एनिलिडा के अंदर आपका अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ आएगा, अर्थवॉर्म। उसके बाद जो जोंक होता है लीच, ये आएगा। निमेटोडा के अंदर जो जानवर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? राउंड वॉर्म यानी कि गोल कृमि। गोल कृमि जैसे कि एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस। वुचरेडिया बैंक्रोफ्टी जिसके कारण फाइलेरिया होता है। तो ये सारे गोल कृमि हैं जो कि निमेटोडा फाइलम के अंदर आते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, यानी जो इमेज बना समतल दर्पण के द्वारा उसकी क्या क्या खासियत है। खासियत ये है, सबसे पहला तो ये है कि समान आकार का, यानी वस्तु का जो साइज होगा वो प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। मतलब प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज के बराबर होगा। इमेज ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा। दूसरा, जब आप समतल दर्पण में अपनी शक्ल को देखते हो तो आप सीधा पाते हो, यानी कि छवि जो है वो सीधी बनने वाली है। और सीधी छवि यानी कि जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, मान लो ये दर्पण है, दर्पण से आपने 2 मीटर की दूरी पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण से वो भी 2 ही मीटर होने वाली, यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनने वाली है दर्पण के पीछे। ये भी है। उसके बाद लैटरल इन्वर्जन होता है। जब आप शीशे के सामने खड़े हो जाओगे, समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाओगे, तो जब आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठेगा। जब आप बायां हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब में दायां हाथ उठेगा, यानी लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसे। तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होता है। यही यहां पर लिखा हुआ है पार्श्व तौर पर उल्टी। ए हमारा राइट आंसर। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से होता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं। बाकी इन सब में से किसी का भी पूछ दे तो जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या फिर बोल दो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहां पर हमारा आंसर ऊष्मा निकलती है। डी हमारा राइट आंसर। जैसे कि श्वसन। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? जब आप पानी में अम्ल या क्षार को मिलाओगे, जब आप पानी में किसी अम्ल या फिर किसी क्षार को मिलाओगे, वहां पर भी क्या होगा? हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। बी हमारा राइट आंसर। एक मोबाइल को बालकोनी से गिराया, जिसका द्रव्यमान रखा है 0.5 kg। कितने हाइट से गिराया? 100 मीटर हाइट से गिराया। जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है। स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया है, कुछ करना ही नहीं है, mgh लिखना है यहाँ पर। 0.5 G का मान 10 लेना है, h का मान 100 दे रखा है। यहाँ पर हमारा आंसर 500 जूल। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है? पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज से एनर्जी निकलने वाली है। इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए होता है बॉडी को। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होता है। जब ये ग्लूकोज हमारे कोशिका के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें ये ग्लूकोज टूट जाएगा पायरुवेट में, पायरुविक एसिड बोल दो या फिर पायरुवेट में। ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था, ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट में टूट जाएगा। उसके बाद ये पायरुवेट से, ये जो पायरुवेट है ये फिर से टूट जाएगा और यहां से एटीपी के रूप में एनर्जी इवॉल्व होगा, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, 38 एटीपी। साथ में यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और जल भी यहां पर बनता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर देखो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस काम के लिए ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है,
लेकिन इस काम के लिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, तभी जाकर के ये पूरी तरह से टूटेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 18 में जो भी गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे गैसेज हैं, इन सबको निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्रिप्टन हो जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है और वी स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर वी जो है 2v हो जाए तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो कि वी स्क्वायर है, तो जब हम v की जगह पर 2v डालेंगे तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो आप, पहले का ये 4 टाइम्स हो गया, पहले का 4 गुना हो गया, लेकिन हमसे पूछा है कितने गुना से वृद्धि, कितने गुना से वृद्धि हो जाएगी। तो वी स्क्वायर तो पहले से था, इसमें 3v स्क्वायर और आकर के ऐड हो गया, तो वृद्धि हुआ 3 गुने से। सी हमारा राइट आंसर। डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपने पिछले वीडियो में देखा था। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यह है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी जब धारा प्रभावित होगा तब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो आप किसी भी ऐसे चीज का इस्तेमाल करते हैं जहां आप स्विच ऑन करते ही ये पाते हो कि वो गर्म हो जाता है और हम अपना काम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। जैसे कि आप आयरन यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। जो इलेक्ट्रिक केतली होता है पानी वगैरह इस सबको गर्म करने के लिए, तो वहां भी हमें गर्म करना है, केतली को गर्म करना है, तो स्विच ऑन करेंगे और वो गर्म हो जाएगा, तो वो भी हो गया हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। जो टोस्टर होता है वो हो गया, जो इमर्सन रॉड होता है, जो पानी के अंदर हम रॉड डालते हैं पानी को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, वो सब। इलेक्ट्रिक जो घंटी है ना, ये होगा चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह इलेक्ट्रिक घंटी होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होगा? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के हल्के न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जो सूर्य है ना, उसमें भी यही नाभिकीय संलयन होता है। उसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में मिलकर के हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक भारी न्यूक्लियस जो है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, यानी दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। यहां भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में जितना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उससे ज्यादा होता है नाभिकीय संलयन में। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो एटम बॉम्ब होता है, यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजन करवाया जाता है ये कंट्रोल्ड होता है, यानी कि नियंत्रित होता है। लेकिन ये जो बॉम्ब देख रहे हो, चाहे हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया चाहे एटम बॉम्ब, इसको कौन कंट्रोल करना चाहेगा? बॉम्ब तो बनाया ही इसलिए जाता है ना, ताकि जितना तबाही मचा सके। तो बॉम्ब के अंदर चाहे न्यूक्लियर फिजन हो या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो, वो अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? इसको आप ऐसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है और एक आदमी इस बक्से पर धक्का लगा रहा है। तो ये आदमी मान लो इस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये बक्सा भी जो है इस आदमी पर 50 न्यूटन का बल लगाएगा। तो हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है विपरीत दिशा में। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसी पर आधारित ये सवाल है, सिंपल। वंशानुक्रम की इकाई है, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या होता है? जीन होता है। कोई व्यक्ति बाहर से देखने में आपको लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, उसके बाल का कलर क्या है, ये सब क्या है? ये सब है मॉर्फोलॉजी, यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन, बाहर से दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिनोटाइप हमें क्या बताएगा कि दिखने में बाहर से वो कैसा लग रहा है, लंबा है, छोटा है, गोरा है, सांवला है, काला है, क्या है। अब अगर ये लंबा है तो डेफिनेटली इसके जीन में कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, कुछ ऐसी संरचना जीन के अंदर है जिसके कारण ये लंबा है, तो हम इसे जीनोटाइप बोलेंगे। यानी जीनोटाइप के कारण ही ये फिनोटाइप आता है। जीनोटाइप चेंज होगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है। आयरन दे रखा है यहाँ पर, आयरन का जो परमाणु संख्या वो 26 है और परमाणु द्रव्यमान 56 है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आयरन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये 56 है। ये 56 क्या है, मतलब इसका यूनिट क्या है?
हम तो बोल देते हैं ना कि आयरन का जो द्रव्यमान है वो 56 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिट क्या है और इस 56 का क्या मतलब हुआ। देखो, परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, और एक परमाणु का द्रव्यमान हमेशा हम लोग AMU में बताते हैं। यानी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या होगा, AMU। तो आयरन के एक परमाणु का द्रव्यमान 56 AMU है। याद रखना, एक परमाणु, एक सिंगल एटम का जो द्रव्यमान है वो 56 AMU है। जब हम इस 56 AMU की जगह पर हम 56 ग्राम लिख देंगे, इस 56 AMU की जगह पर हम 56 ग्राम लिख देंगे, तो आपको पता है अब कितने एटम का ये द्रव्यमान हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे आप लोग बोलते हो एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर, इतने एटम्स के द्रव्यमान को हम लोग 56 ग्राम बोलेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो MU में दे रखा रहेगा वहां से MU हटा देना, ग्राम लगा देना, इतने एटम्स का द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है ग्राम में, जो परमाणु द्रव्यमान होता है ग्राम में, उसी को हम लोग एक मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। यानी मैं आपसे पूछूं कि आयरन का एक मोल मतलब कितना ग्राम, 56 ग्राम। यानी मैं आपसे पूछूं कि आयरन का एक मोल मतलब द्रव्यमान कितना, 56 ग्राम। यहां आपको ग्राम बताना पड़ेगा, क्योंकि आप 56 AMU बोल दोगे तो थोड़ी ना होगा, वो तो एक एटम का मास है। तो आपको 56 ग्राम बोलना पड़ेगा। 56 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, जिसमें कितने एटम्स आते हैं, एवोगाद्रो नंबर के बराबर आते हैं। तो यहां पर देखो, 56 ग्राम में इतने एटम्स आते हैं, 56 ग्राम में इतने एटम्स आते हैं, तो 2.8 ग्राम में कितने आएंगे ये आप नहीं निकाल पाओगे क्या। 6.022 इंटू 10⁻23, हमें ये एक ग्राम का निकल गया। एक ग्राम में कितने एटम्स होंगे, हमें चाहिए 2.8 में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 से हम इसको उड़ाएंगे, यहां पर 3.011, 10 से ये एक पावर यहां पर नीचे हो जाएगा, इंटू 10⁻22, 3.011 10⁻22, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम सिर्फ 56 बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है, और जब हम 56 AMU के ऊपर ग्राम लगा देंगे तब उसका मतलब क्या होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।